डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ शुरुआत इसकी होती है सबसे पहले दांतों के द्वारा भोजन को चबाने से, टंग के द्वारा इसको मिक्स करने से। इन सब के द्वारा फूड हमारा एक मुलायम, फ्लेक्सिबल, आराम से निगलने लायक एक संरचना में बदल जाता है जिसको हम लोग बोलस कहते हैं। देखिए, सलाइवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज, सलाइवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज दो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं माउथ में। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये सिक्रीट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है ये, राइट, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है मोस्टली वो मोनोसैकेराइड हो सकता है, डाइसैकेराइड हो सकता है या पॉलीसैकेराइड हो सकता है, राइट। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें स्टार्च ही होता है। सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है? सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च मॉलिक्यूल है उसको स्मॉलर या छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना प्रारंभ कर देता है, जिससे फाइनली ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो और उनका एब्जॉर्प्शन हो जाए। बात करते हैं लिंगुअल लाइपेज की। लिंगुअल लाइपेज सलाइवा में होता है, लेकिन इसको सिक्रीट कौन करता है? इसको सिक्रीट करता है लिंगुअल ग्लैंड्स इन टंग। टंग में लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक्टिवेट कब होता है? जब एसिडिक एनवायरनमेंट में पहुंचता है फूड। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज जैसे ही स्टमक के गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में पहुंचता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन लिंगुअल लाइपेज जैसे ही गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में या एसिडिक एनवायरनमेंट में पहुंचता है ये एक्टिव हो जाता है। देखिए, दोनों में से एक एक्टिव, इनएक्टिव, बहुत अच्छी बात है ये। और करता क्या ये क्या है? ये डाइटरी ट्राइग्लिसराइड को, जो ट्राइग्लिसराइड हम लोग ग्रहण करते हैं उसको फैटी एसिड्स और डाइग्लिसराइड में तोड़ना प्रारंभ कर देता है। अब बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक की। स्टमक में डाइजेशन के लिए जो 4 प्लेयर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं: HCl, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिन। देखिए, हमारे जो स्टमक का वातावरण होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक, इसका pH भी 2 से 4 के आसपास होता है, हाईली एसिडिक जिसको कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो फूड के साथ माइक्रोब्स आ जाते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह, उनको ये किल कर देता है। सिक्रीशन इसका होता है पैराइटल सेल से। गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो पैराइटल सेल होती हैं वो इसको सिक्रीट करती हैं। अब बात ये होती है कि इतना हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है तो हमारी जो गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल होती है वो सुरक्षित कैसे होती है? तो इसका आंसर ये है कि जो हमारी गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल होती है वो गैस्ट्रिक जूस से इसलिए प्रोटेक्टेड रहती हैं कि उनके ऊपर 1 से 3 mm मोटी लेयर होती है म्यूकस की, और म्यूकस का नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन, ठीक है, जिससे कि ये हमारा वॉल, हमारी जो गैस्ट्रिक वॉल है बची रहती है। और इस म्यूकस को सिक्रीट कौन करती है? म्यूकस नेक सेल्स। अब इसमें बात करते हैं जो पेप्सिन है, दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसको रिलीज कौन करता है? ठीक है, पेप्सिन को रिलीज करती हैं हमारी चीफ सेल्स जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आती है। गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज से जब भी बात होती, लाइपेज का मतलब है कि जो लिपिड को डाइजेस्ट करे, दैट इज लाइपेज एंजाइम। ये शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड को फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती हैं, और इसके लिए क्या है कि गैस्ट्रिक का वो जो pH है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अराउंड 5 to 6 के pH पे ये अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं गैस्ट्रिन की। गैस्ट्रिन एक तरीके का हार्मोन्स है और करने का क्या ये इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक तो आपको याद रखना है HCl का रोल स्टमक में, दूसरा पेप्सिन का, तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज का, और चौथा गैस्ट्रिन का। गैस्ट्रिन का रोल देखिए, स्टिमुलेट पैराइटल सेल टू सिक्रीट HCl। HCl को भी रिलीज करने में हेल्प करता है, पेप्सिनोजन को भी रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो बाद में एक्टिव होकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो सबसे पहले 2 एंजाइम हम लोगों ने पढ़े तो उनको यही रिलीज कराता है। दिस इज द मास्टर मसल। उसके बाद क्या करेगा? लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर को भी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि गैस्ट्रिक कंटेंट हमारे इसोफेगस में ना चला जाए, जिससे हार्टबर्न की जो शिकायत होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे पिछले लेक्चर्स में। मोटिलिटी जो
स्टमक की है उसको बढ़ाता है, जिससे कि फूड इसको उसका क्या कहते हैं मिक्सिंग हो अच्छे से और आगे भी बढ़े, तथा इसका रिलैक्स करता है, पाइलोरिक इंस्पेक्टर को भी ये रिलैक्स करता है। अगर बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो बहुत ही कम न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन स्टमक से होता है, क्योंकि इसकी जो एपिथेलियल वॉल होती है उससे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बड़ा मुश्किल होता है, परमेबिलिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा वाटर, आयंस और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ये भी छोटी छोटी मात्रा में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। और कुछ ड्रग्स, ध्यान दीजिएगा, कुछ ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अल्कोहल भी स्टमक से एब्जॉर्ब। खाना खाने के लगभग 2 से 4 घंटे बाद हमारा जो फूड है स्टमक में रहने के बाद ड्यूडेनम की तरफ चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा फूड है जो हमने खाया है जल्दी पास ऑन हो जाएगा, कौन है ज़्यादा देर तक स्टमक में रहेगा। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है वो कम टाइम स्पेंड करती है स्टमक में, जल्दी डाइजेशन के लिए आगे बढ़ जाती, ड्यूडेनम में फूड चला जाता है। हाई प्रोटीन फूड होता है, हाई प्रोटीन फूड या ज़्यादा फैटी फूड है वो ज़्यादा टाइम तक स्टमक में रहता है। अगर बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो बहुत ही कम न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन स्टमक से होता है, क्योंकि इसकी जो एपिथेलियल वॉल होती है उससे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बड़ा मुश्किल होता है, परमेबिलिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा वाटर, आयंस और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ये भी छोटी छोटी मात्रा में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। और कुछ ड्रग्स, ध्यान दीजिएगा, कुछ ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अल्कोहल भी स्टमक से एब्जॉर्ब। खाना खाने के लगभग 2 से 4 घंटे बाद हमारा जो फूड है स्टमक में रहने के बाद ड्यूडेनम की तरफ चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा फूड है जो हमने खाया है जल्दी पास ऑन हो जाएगा, कौन है ज़्यादा देर तक स्टमक में रहेगा। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है वो कम टाइम स्पेंड करती है स्टमक में, जल्दी डाइजेशन के लिए आगे बढ़ जाती, ड्यूडेनम में फूड चला जाता है। हाई प्रोटीन फूड होता है, हाई प्रोटीन फूड या ज़्यादा फैटी फूड है वो ज़्यादा टाइम तक स्टमक में रहता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको शुरू करने से पहले पैंक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में जो पुराने वीडियो हैं उसके बारे में आप जरूर जानकारी ले लीजिए। देखिए टोटल एब्जॉर्प्शन का जो 90% पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, राइट। पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस मिल के एक पूरा लिक्विड मीडियम बनाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन और फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और जब ये एक पूरी तरीके से सब्सटेंस बन जाता है ये लिक्विड मीडियम में, तो उसको काइम कहते हैं। जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स का सिंथेसिस होती है, उसको कहेंगे हम लोग, ये जो आप साइड देख रहे हैं एब्जॉर्प्टिव साइड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, सिंथेसिस होती है और फिर इसको यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये जो एरिया दिख रहे हैं आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम लोग ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ये इसको कहेंगे हम लोग ब्रश बॉर्डर्स, और यहाँ पे जो एंजाइम्स रहेंगे उसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर्स एंजाइम्स। अब बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। देखिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज एक एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, जो कि हमको मिलता है पैंक्रियास से, ठीक है। बाकी ब्रश बॉर्डर जो एंजाइम्स होते हैं ये हैं अल्फा डेक्सटिनेस, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के टुकड़े करके उसको अलग करता रहता है। सुक्रेज जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। डिपेंड करता है किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। अगर दूसरी ये देखिए माल्टोज और माल्टोट्राइयोज और 2-3 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करता है। इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट है और उस पे किस एंजाइम की ज़रूरत है। हम लोग स्टार्च को किसी भी फॉर्म में लें, चाहे डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, स्टार्च किसी भी फॉर्म में, बट उसका एब्जॉर्प्शन होगा केवल मोनोसैकेराइड्स के ही फॉर्म में। और ज़्यादातर मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में ही एब्जॉर्ब होते हैं। देखिए जो फ्रक्टोज होती है, जो फ्रक्टोज शुगर होती है ज़्यादातर फ्रूट्स में पाई जाती है, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के द्वारा ही होता है, ध्यान रखिएगा।
और इस सब ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के लिए जो हमारा वीडियो ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, उसको ज़रूर आप देखिएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज शुगर हैं, ये अब होती हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म से। ध्यान रखिएगा, जब भी आप डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं इसमें और किस मैकेनिज्म से इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की। देखिए, इसमें एंजाइम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं एंजाइम्स। फर्स्ट, पेप्सिन। पेप्सिन आपने अभी पढ़ा है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स होता है, ठीक है, जो कि पेप्सिनोजन के फॉर्म में रिलीज होता है और ये एसिडिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गया ये पेप्सिन में बदल जाता है, ठीक है। ये हेल्प कर रहा है प्रोटीन के डाइजेशन, ठीक है। और पैंक्रियाटिक, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, पैंक्रियाटिक कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड एलास्टेज, ठीक है। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कौन कौन से हैं, अमाइनो पेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेजेस, ठीक है। ये जो प्रोटीन डाइजेशन होता है वो ब्रश बॉर्डर में ही फाइनली होता है, जो कि जिसको कहते हैं अमाइनो पेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसका? एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। सबसे मज़ेदार एब्जॉर्प्शन होता है वो लिपिड का, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कौन कौन से इसमें एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज और लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये दो एंजाइम्स होते हैं जो कि लिपिड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो ट्राइग्लिसराइड होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया जाता है, राइट। और जो लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड के, वो उसके लिए एमल्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एमल्सिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है जो लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल को छोटे छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। इसकी मैकेनिज्म समझने के लिए आपको हमारा पुराना वीडियो गॉल ब्लैडर वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें एमल्सिफिकेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की पूरी मैकेनिज्म अच्छे से समझाई हुई है, और उसको यहाँ दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। दोबारा रिपीट करने से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और आप ये सोचते रहें कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। दोनों ही चीज़ें सेम है, इसीलिए बेटर है कि आप उस चीज़ को वहाँ देखें। यहाँ उसको मैं ऐड करूँगा तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप उसमें बोर हो जाएंगे। एक चीज़ और देखते हैं कि जितने भी सिंपल लिपिड्स हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन, उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। देखिए, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम आयंस है, नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन है, वो सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही उनका एब्जॉर्प्शन होता है। कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए पैराथायराइड हार्मोन या विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और भी हैं जैसे आयरन है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सभी के सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही एब्जॉर्ब होते हैं, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड वाटर की। देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन जितने भी होते हैं ए, डी, ई एंड के, ये जैसे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है एमल्सिफिकेशन के मैकेनिज्म्स के थ्रू, उसी तरीके से इन विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको हमारे जो वाइल वाला वीडियो है उसमें जाके आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं विटामिन सी और बी, वो नॉर्मली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। विटामिन B12 ये कंबाइन होती है सबसे पहले इंट्रिंसिक फैक्टर्स के थ्रू। देखिए, इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है हमारे स्टमक में, और ये काम कहाँ आ रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके साथ कंबाइन करती है क्या, विटामिन B12, और ये कॉम्बिनेशन एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन में, राइट। और दोनों कॉम्बिनेशन एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। बात करते हैं वाटर की, तो लगभग 90% जो वाटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की। देखिए, इसमें एंजाइम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं एंजाइम्स। फर्स्ट, पेप्सिन। पेप्सिन आपने अभी पढ़ा है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स होता है, ठीक है, जो कि पेप्सिनोजन के फॉर्म में रिलीज होता है और ये एसिडिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गया ये पेप्सिन में बदल जाता है, ठीक है। ये हेल्प कर रहा है प्रोटीन के डाइजेशन, ठीक है। और पैंक्रियाटिक, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, पैंक्रियाटिक कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड एलास्टेज, ठीक है।
ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कौन कौन से हैं? अमाइनो पेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेजेस। ठीक है, ये जो प्रोटीन डाइजेशन होता है वो ब्रश बॉर्डर में ही फाइनली होता है, जो कि जिसको कहते हैं अमाइनो पेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसका? एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। सबसे मजेदार एब्जॉर्प्शन होता है वो लिपिड का, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कौन कौन से इसमें एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज और लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये दो एंजाइम्स होते हैं जो कि लिपिड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो ट्राइग्लिसराइड होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया जाता है, राइट। और जो लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड के, वो उसके लिए एमल्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एमल्सिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है जो लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल को छोटे छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। इसकी मैकेनिज्म समझने के लिए आपको हमारा पुराना वीडियो गॉल ब्लैडर वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें एमल्सिफिकेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की पूरी मैकेनिज्म अच्छे से समझाई हुई है, और उसको यहाँ दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। दोबारा रिपीट करने से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और आप ये सोचते रहें कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। दोनों ही चीज़ें सेम है, इसीलिए बेटर है कि आप उस चीज़ को वहाँ देखें। यहाँ उसको मैं ऐड करूँगा तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप उसमें बोर हो जाएंगे। एक चीज़ और देखते हैं कि जितने भी सिंपल लिपिड्स हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन, उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। देखिए, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम आयंस है, नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन है, वो सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही उनका एब्जॉर्प्शन होता है। कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए पैराथायराइड हार्मोन या विटामिन डी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और भी हैं जैसे आयरन है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सभी के सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही एब्जॉर्ब होते हैं, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड वाटर की। देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन जितने भी होते हैं ए, डी, ई एंड के, ये जैसे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है एमल्सिफिकेशन के मैकेनिज्म्स के थ्रू, उसी तरीके से इन विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको हमारे जो बाइल वाला वीडियो है उसमें जाके आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं विटामिन सी और बी, वो नॉर्मली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। विटामिन B12 में ये कंबाइन होती है सबसे पहले इंट्रिंसिक फैक्टर्स के थ्रू। देखिए, इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है हमारे स्टमक में, और ये काम कहाँ आ रहा है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके साथ कंबाइन करती है क्या? विटामिन B12, और ये कॉम्बिनेशन एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन में, राइट। और दोनों कॉम्बिनेशन एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। बात करते हैं वाटर की, तो लगभग 90% जो वाटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, ये हमारे डाइजेशन की सबसे लास्ट स्टेज होती है, और इसमें जो भी डाइजेशन या जो भी प्रोसेस होती है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से होती है, और इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, ना भी कोई एंजाइम लार्ज इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है। देखिए, इस लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी काइम प्रिपेयर होती है एलिमिनेशन के लिए बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया है उसमें वो तैयार करते हैं उसको एलिमिनेशन के लिए। जो भी बचा हुआ उसमें कार्बोहाइड्रेट है उसको फर्मेंट करके, जिसकी वजह से हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस वहाँ से निकलती हैं। बैक्टीरिया और क्या करते हैं? बैक्टीरिया जो भी बची हुई अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स है, उसका ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस पे बना देते हैं, जैसे कि इंडोल, एस्केटोल, हाइड्रोजन सल्फाइड और फैटी एसिड। इसी की वजह से फीसेस में एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, स्मेल होती है एक स्पेसिफिक। बैक्टीरिया बाइलिरुबिन को स्टर्कोबिलिन में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फीसेस का एक स्पेसिफिक ब्राउन कलर होता है। अब देखते हैं कि जो हमारी काइम है, जो इंटेस्टाइन में ये इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम कहेंगे। ये जब काइम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में 3 से 10 घंटे तक रहती है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड या सेमी सॉलिड हो जाती है। अब इसको कहेंगे फीसिस, ठीक है। केमिकली देखा जाए तो फीसिस में क्या क्या होता है? वाटर का थोड़ा सा पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं,
और जो हमारी जीआईटी की म्यूकोसा की जो परत होती है, ऊपरी परत जो टूटती फूटती रहती है, वो होता है। बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी होता है, और ऐसे फूड का पार्ट भी होता है जिसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में ही विटामिन के बनती है और एब्जॉर्ब भी होती है, उतनी जितनी कि एक पर्सन के डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इसके अलावा और भी विटामिन बनती है लार्ज इंटेस्टाइन में छोटी छोटी मात्रा में, जैसे कि राइबोफ्लेविन, है ना, थायमीन, बायोटीन और फोलिक एसिड। अब बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ फीसेस की। एलिमिनेशन ऑफ फीसेस की बात करते हैं। जो डिफिकेशन रिफ्लेक्स होता है, ये एक तरीके का स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स होता है जो कि वॉलेंटरी कंट्रोल भी किया जा सकता है। जब जो हमारे फीसेस रेक्टम की तरफ पहुंचती है तो जो वॉल होती है रेक्टम की वो स्ट्रेच हो जाती है, और वो स्ट्रेच होने की वजह से स्टिमुलेशन जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। उस स्ट्रेच रिसेप्टर के या इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स के रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्ड आता है, उसकी वजह से होता क्या है कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, ठीक है। वो इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है जो कि इनवॉलेंट्री होता है, उस पर इच्छा का अनैच्छिक होता है, जिस पे इच्छा का कोई प्रभाव नहीं रहता है, ठीक है। वो रिलैक्स होने का कारण क्या, वो रिलैक्स होगा तो डिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। बट डिफिकेशन को अगर डिले करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से रिफ्लेक्स आ गया तो डिफिकेशन हो ही जाएगा, लेकिन अगर इसको डिले करना है तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है जो कि स्केलेटल मसल्स का बना होता है, इसको वॉलेंटरी क्लोज किया जा सकता है। एनस को ये क्लोज रखता है जिससे कि थोड़ी देर के लिए जितना संभव हो डिफिकेशन को पोस्टपोन किया जा सके।